बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आप लोगों की असाइनमेंट्स भी आई गर्ल्स की स्पेशली, तो यू आर डूइंग गुड। हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो ड्यूअलिटी का पढ़ा था और सिंप्लेक्स टेबल हमने ड्रा किया था। होप आप लोगों को वो समझ आ गया होगा। बहरहाल आज फिर हम एक सिंप्लेक्स टेबल जो है उसकी एग्जांपल करेंगे, क्योंकि जब तक आपको सिंप्लेक्स टेबल की समझ नहीं आएगी आप लोगों को बिग एम मेथड और टू फेस मेथड इस तरह की ना टेबल्स ड्रा करने नहीं आएंगे। उस तरह की प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व नहीं करनी आएंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है आपको सिंप्लेक्स टेबल आए, और जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आपके लिए अच्छा होगा और आपको ये आएगा। और दूसरी बात मैं ये कह दूं कि आप लोगों को सिर्फ इक्वेशन बना के दी जाएंगी पेपर में भी, आप लोगों ने उससे सिंप्लेक्स या बिग एम मेथड या इस तरह का टेबल ड्रा करना होगा। तो इस बारे में परेशान ना हो कि आप लोगों को स्टेटमेंट दे दी जाएगी। वो तो सिर्फ आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट देने के लिए था कि स्टेटमेंट कहाँ से आती है। ठीक है, ठीक है। तो आज हम जो है वो एक एग्जांपल और करते हैं सिंप्लेक्स टेबल की। तो क्लास सबसे पहले जो बात याद रखनी है आपने कि जब भी आपको जो है कंस्ट्रेंट वो लेस देन इज़ इक्वल टू में दिए जाएं, तो क्या है हमारा, उस पे हम क्या लगाएंगे, सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, कंस्ट्रेंट। और दूसरी बात ये भी मैं आपको बता दूं कि जब भी z की वैल्यू दी जाएगी आपको वो बताएगा कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, तो ये दो बातें आपने याद रखनी है कि जब ये वाला साइन आए लेस देन इज इक्वल टू, देन हम क्या लगाएंगे, देन हम पुट करेंगे हमारा जो है सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, और जब ग्रेटर देन इज इक्वल टू आएगा तब हम जो है वो बिग एम मेथड वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो z इज़ इक्वल टू है 40x1 + 35x2, और ये किस में है, ये मैक्सिमाइजेशन में, और इसने बता दिया कि ये मैक्सिमाइज है। ठीक है, और कंस्ट्रेंट क्या है हमारे, 2x1 + 3x2 लेस देन इज इक्वल टू 60, 4x1 + 3x2 लेस देन इज इक्वल टू 96। ठीक है, ये हमारे यहाँ कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। तो सबसे पहला काम जो हमने करना होता है वो क्या है कि सबसे पहले हमने इसमें जो है इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में बनाना होता है। इन दोनों इक्वेशंस को जितनी भी दी हो, दो दी हो, तीन दी हो, तो स्टैंडर्डाइज फॉर्म बनाने के लिए हमने ये लेस देन इज इक्वल टू क्या करना है, इक्वालिटी में चेंज करना है। तो इक्वालिटी में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक स्लैग वैल्यू ऐड कर देते हैं। स्लैग वैल्यू क्यों ऐड करते हैं, देखें ये वाली जो वैल्यू है ये लेस देन इज इक्वल टू है इसके, मतलब क्या, ये वैल्यू कम है इससे, तो इसको इसके बराबर करने के लिए हम इसमें एक इमेजिनरी वैल्यू, स्लैग वैल्यू जिसे कहते हैं, हम वो इंसर्ट कर लेते हैं अपनी तरफ से, एक अज्यूम कर लेते हैं वैल्यू। ठीक है, देन वो क्या हो जाती है, इसके इक्वल हो जाती है। इसलिए जो है सिंप्लेक्स मेथड में हम स्लैग वैल्यू यूज़ करते हैं। तो अब हम इसमें स्लैग वैल्यू इंसर्ट करते हैं, 2x1 + 3x2 + s1 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60। इसी तरह इसमें कर लेते हैं 4x1 + 3x2 + s2 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 96। ठीक है, अब दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि जितनी स्लैग वैल्यू इसमें ऐड करनी है उतनी ही स्लैग वैल्यू हमने z में भी ऐड करनी है। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 कंस्ट्रेंट मतलब, और z क्या होगा हमारे पास, 40x1 + 35x2 + s1 + s2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा x की वैल्यू, उसकी z की वैल्यू आ जाएगी। पर इसमें जो है जो स्लैग वैल्यू वो क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। ये आपने याद रखना है, क्योंकि वो तो पहले ही मैक्सिमाइज है, उसको हम मज़ीद उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते। तो स्लैग वैल्यू इसमें क्या होगी, ज़ीरो होगी। उसमें 1 1 होगी, पर S1 में जो है S2 जो है वो ज़ीरो होगी। ठीक है, ये करने के बाद हमने क्या बनाना होता है, इसका एक टेबल। तो टेबल मैं नेक्स्ट पे बनाता हूँ ताकि वो आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सी जे होता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो कोएफिशिएंट्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा, ये z है, इसके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो हम सी जे के सामने लिख देंगे। इसके कोएफिशिएंट्स क्या हैं, 40 35 0 0, तो ये हम क्या लिख देंगे, इसके सामने लिख देंगे 40
35 0 0। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल पूरा नहीं लिखता, वो आगे जगह कम पड़ जाएगी। तो बेसिक वेरिएबल कौन से हैं हमारे, हमने जो स्लैग्स वैल्यू ऐड किए हैं वो लिखनी है, S1 और S2। ये हमने स्लैग वैल्यू ऐड की हैं, ये हमारे हो जाएंगे बेसिक वेरिएबल। ठीक है, अब बेसिक वेरिएबल जो इसके हिसाब से हैं, कोएफिशिएंट के हिसाब से, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के हिसाब से, मतलब ये वाले सारे x1 x2 S1 x1 x2 ये वाले लिखने हैं। ठीक है, तो ये इधर लिख देते हैं x1 x2 S1 और S2। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमने CBI लिखनी होती है, इधर CBI। ठीक है, तो वो CBI क्या होती है, बेसिक वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट्स हैं। अब देखिए बेसिक वेरिएबल क्या हैं हमारे पास, S1 और S2 हैं, S1 और S2 के कोएफिशिएंट्स क्या हैं, 0 0। तो वो हमने क्या कर देना है, इधर लिख देना है। CBI का मतलब होता है बेसिक वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मैं इधर ये वाली इक्वेशन में इधर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी हो जाए, बार बार पेज ना करना पड़े उधर। 2x1 + 3x2 + S1 = है 60। 4x1 + 3x2 + S2 = है क्या, 96। ठीक है क्लास। अच्छा, अब देखिए x1 x2 S1 S2 इनकी वैल्यूज़ लिख लें। x1 की वैल्यू क्या है 2, x2 की क्या है 3, 1, S1 की 1 है, S2 इसमें नहीं है, लिहाजा उसकी वैल्यू क्या 0। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 4 3 0, इधर S1 नहीं है, S2 है, तो लिहाजा इसकी S2 की वैल्यू लिखेंगे 1। ठीक है क्लास। अब इसके बाद हमने फाइंड करना होता है ZJ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, ZJ कैसे फाइंड करते हैं, ये x1 की और CBI को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 0 प्लस सेम इसी तरह 4 × 0। ठीक है, 0 + 0 क्या आ जाएगा 0। ZJ हम फाइंड कर रहे हैं ZJ। ठीक है, तो क्या आया 0, तो हमने इसके x1 का ZJ लिखना 0। सेम इसी तरह x2 का 3 × 0 प्लस 3 × 0, तो क्या आ जाएगा 0 + 0 0, तो इसका क्या आ जाएगा 0। सेम इसी तरह 1 × 0 0, 0 × 0 0 0 0। ठीक है, इसका एक रटाया ये भी फार्मूला है कि अगर इधर जो है 0 हो तो आप आंखें बंद करके इधर 0 लिख दो, क्योंकि जब भी किसी चीज़ ने 0 के साथ मल्टीप्लाई होना है वो 0 हो जानी है। ठीक है, इसके बाद हमने फाइंड करना होता है CJ - ZJ। CJ क्या है हमारा ये, ZJ क्या है ये, इस वैल्यू को इस वैल्यू से माइनस कर देना है। 40 - 0 क्या आ जाएगा 40, 35 में 0 गया 35, 0 में 0 गया 0 0। सॉरी, इधर हम इसकी जो है वो सॉल्यूशन लिखना भूल गए। सॉल्यूशन इसका क्या है जी 60 और इसका क्या है 96। ठीक है क्लास, ये जो है हमारा CJ - ZJ आ गया है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है CJ - ZJ की वैल्यू मैक्सिमाइजेशन में और मिनिमाइजेशन में हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। ठीक है, अगर CJ - ZJ मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है, लेस देन = 0, CJ - ZJ लेस देन = 0 आ जाए तो हमारा क्या है, हमारा ऑप्टिमल जो है सॉल्यूशन फाइंड हो जाता है। ठीक है, ये किस में है, मैक्सिमाइजेशन में। चूँकि पहले आपने Z की वैल्यू देखनी है, Z की वैल्यू क्या है, पीछे Z की वैल्यू क्या है, मैक्सिमाइज है, वो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिहाजा क्या है, ये मैक्सिमाइजेशन हम कर रहे हैं। तो मैक्सिमाइजेशन में क्या है, CJ - ZJ अगर लेस देन 0 आ जाए तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड हो जाता है। और मिनिमम में क्या होता है, अगर Z मिनिमम हो तो CJ - ZJ ग्रेटर देन = 0 आ जाए तो हमारा क्या ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड हो जाता है। अब देखें इधर CJ - ZJ, क्या ये दोनों तो 0 हैं, ठीक है, पर ये दोनों क्या हैं हमारे ग्रेटर देन = 0 हैं।
ठीक है। तो इन दोनों को लेस देन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब तक ये लेस देन इज इक्वल टू सारी लेस देन इज इक्वल टू या 0 नहीं हो जाती तब तक हम क्या ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करते रहेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने देखना है कि जब हम देखते हैं कि ये 0 से लेस या 0 नहीं आया तो हम क्या करते हैं, CJ माइनस ZJ की सबसे बड़े वाली वैल्यू पॉजिटिव हम क्या करते हैं वो ले लेते हैं। अब जब नेक्स्ट टेबल हमने बनाना है ना तो उसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए क्या, की एलिमेंट चाहिए, की कॉलम चाहिए और की रो चाहिए। ये तीनों चीज़ें हमें क्या होती हैं फाइंड करनी होती हैं। अच्छा, की कॉलम कैसे फाइंड करते हैं, CJ माइनस ZJ की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो हमारा क्या होती है की कॉलम, ये हमारा क्या होगी की कॉलम, ठीक है। और अब की कॉलम हमने फाइंड कर लिया है, अब क्या हमने की रो फाइंड करनी, की कॉलम फाइंड कर लिया, की रो फाइंड करनी है। की रो फाइंड करने के लिए हमें रेशो की ज़रूरत होती है। तो रेशो कैसे फाइंड होती है, रेशो इधर लिखते हैं, रेशो कैसे फाइंड होती है उसका एक फार्मूला है, सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय की कॉलम। अब सॉल्यूशन क्या है, ये की कॉलम क्या है, ये इसको इससे डिवाइड कर देना है। तो क्या करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाई 2 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 30, ठीक है। और 96 मल्टीप्लाई बाई 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 24, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई है, इसकी रेशो आ गई है, ठीक है। चूँकि हमने की रो फाइंड करनी है इसलिए पहले रेशो निकालनी पड़ेगी। अच्छा, रेशो आने के बाद देखते हैं कि जो सबसे पॉजिटिव हो और छोटी वैल्यू हो, पॉजिटिव हो और छोटी वैल्यू हो, ये बात याद रखनी है, पॉजिटिव हो और छोटी हो वो हमारी क्या होती है की रो। तो ये हमारी क्या हो जाएगी की रो, ठीक है क्लास, ये हमारी क्या हो जाएगी सारी की रो। अब की रो भी फाइंड होगी, की कॉलम भी फाइंड हो गया। क्या करना है हमने की एलिमेंट फाइंड करना है। तो जहाँ पे ये दोनों रो और कॉलम मिल रहे होंगे वो हमारा क्या होगा की एलिमेंट होगा। तो 4 हमारा क्या है इधर, 4 हमारा क्या है, हमारा की एलिमेंट है, ठीक है। तीनों चीज़ें फाइंड होगी। अब हम क्या कर सकते हैं, नया आइट्रेशन टेबल बना सकते हैं, ठीक है। पर उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक लिविंग वेरिएबल और एक इंटरिंग वेरिएबल, ठीक है। एक लिविंग वेरिएबल चाहिए होता है और एक इंटरिंग वेरिएबल चाहिए होता है। इसमें अब हम लिविंग वेरिएबल और इंटरिंग वेरिएबल किसको बनाएंगे, मतलब एक ने हमें छोड़ के जाना है, एक ने इधर इंसर्ट होना है नए आइट्रेशन टेबल में। तो जो कॉलम आपका बनेगा ना, कॉलम इज़ इक्वल टू क्या होता है हमारा इंटर, ठीक है। रो इज़ इक्वल टू हमारी क्या होती है लीव। ये मैंने अपनी तरफ से फार्मूला बनाया है ताकि आप लोगों को आसानी से याद रहे कि कॉलम वाला हमेशा क्या आएगा, इधर आएगा, और रो वाला क्या हो जाएगा, छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। अब कॉलम हमारा इधर क्या है, देखें कॉलम हमारा है x1, मतलब क्या होगा x1 इंटर होगा, लीव कौन सा करेगा s2, ठीक है। S2 हमारा क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। सो हम इसके लिए एक नया टेबल अब बनाते हैं ताकि हम इस जो वैल्यू को क्या कर सकें, लेस देन इज इक्वल टू 0 ला सकें। तो सेकंड टेबल इधर हम बनाते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही बनेगा, CJ लिखेंगे, बेसिक वेरिएबल लिखेंगे, बेसिक वेरिएबल क्या है x1, x2, s1 और s2, ठीक है। आगे इसके सॉल्यूशन फाइंड होगा और साथ ही इसकी रेशियो फाइंड होगी। बेसिक वेरिएबल क्या है, अब इधर कौन से बेसिक वेरिएबल बनेंगे, देखें हमें किसने छोड़ के जाना है, मैंने इधर बताया हमें S2 ने लीव करके जाना है, मतलब इधर से S2 उड़ेगा और उसकी जगह क्या आएगा x1 आएगा। तो S1 वैसे का वैसे ही रहेगा और दूसरे की जगह क्या आ जाएगा x1, ठीक है। अब इसका हमने जो है वो CBI भी लिखना है, ज़ाहिरी बात है। CBI कैसे लिखते हैं, इनके जो है वो कोएफिशिएंट लिखते हैं, ये वैसे सेम ही रहेंगे 40, 35, 0, 0। अब देखें S1 का कोएफिशिएंट क्या है
ज़ीरो। x1 का क्या है 40, तो इधर हम 40 लिख देंगे। ठीक है क्लास। तो ये हमारा क्या बन रहा है, नेक्स्ट आइट्रेशन टेबल बन रहा है। अच्छा, अब सेम वैसे ही प्रोसेस करना है हमने, सेम वैसी ही चीज़ें फाइंड करनी है। ZJ फाइंड करना है। पहले हमने इसकी वैल्यूज़ लिखनी है। x1 की वैल्यू लिखने का, x1 चूँकि हमारे पास क्या है इंटर हुआ है, x1 क्या है इंटर है, इंटर हुआ है ना ये नया, तो सबसे पहले हमने इसकी वैल्यू लिखनी होती है। इसकी वैल्यू लिखना बहुत आसान है। उसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला है जो हमारा जो की कॉलम है, की एलिमेंट है, उसको हमने क्या कर देना डिवाइड, जो ओल्ड वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू इज इक्वल टू क्या है हमारा की एलिमेंट। ठीक है, तो क्या करना है अब हमने कि ओल्ड वैल्यू को हमने की एलिमेंट से डिवाइड कर देना है। ओल्ड वैल्यू क्या है S2 की, ये सारी ओल्ड वैल्यू हैं। ठीक है, इन सब को क्या करना है हमने 2 से डिवाइड, जो हमारा 4 से हमने क्या कर देना डिवाइड कर देना, क्योंकि हमारा की एलिमेंट क्या है ये 4 है। ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, ये फार्मूला है। की एलिमेंट क्या है 4 और ओल्ड वैल्यू क्या है, ये सारी ओल्ड वैल्यू। तो बारी बारी हम इसको डिवाइड करते हैं। 4/4 क्या आ जाएगा 1, तो इधर क्या लिख देंगे x1 की जगह पे 1। ठीक है, अब 3 डिवाइडेड बाय 4, 3 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ जाएगा 3/4, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, 0 डिवाइडेड बाय 4, 0 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ जाएगा 0। 1 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है क्लास। और 96 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ जाएगा 24। जो नया इंटरिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यू लिखना बहुत आसान है। क्या करना है हमने फार्मूला लगाना है ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय की एलिमेंट। तो ओल्ड वैल्यू से ये सारी ओल्ड वैल्यू हैं, इसको की एलिमेंट पे डिवाइड कर देना है। अच्छा, अब S1 की भी नई वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। तो उसके लिए जो है हमारे पास फार्मूला होता है S1 की जो है नई वैल्यू फाइंड करें, उसके लिए फार्मूला होता है ओल्ड वैल्यू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम। ये आपने याद रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ की रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। बहुत आसान है ये, सिर्फ फार्मूले आपको मुश्किल लग रहा है, आसान बहुत है। अच्छा, अब देखें S1 की ओल्ड वैल्यू क्या थी 2, ये हमने 2 लिख दी। ठीक है, x1 के लिए फाइंड कर रहे हैं। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम। अब देखें इसका कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम तो वैसे तो ये है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉलम वैसे तो ये है, पर उसने क्या कहा कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम। तो की कॉलम क्या है ये है, क्योंकि ये की कॉलम है हमारा। ठीक है, तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है 2 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कहता है कोएफिशिएंट ऑफ की रो। तो कोएफिशिएंट ये रो है, कोएफिशिएंट ऑफ की रो क्या है 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, ये क्या, ये 4 से गया, 2 - 2 क्या आ जाता है 0। तो इधर क्या लिखेंगे 0। अब इसी तरह अगले की फाइंड करने हैं। क्या है वो कहता है फार्मूला क्या है ओल्ड वैल्यू क्या थी 3 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है 2, वो सेम ही रहना है 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आगे वाली रो का कोएफिशिएंट क्या है 3 डिवाइडेड बाय 4। 2 2s are 4, तो क्या आ जाएगा 3 - 3/2। ठीक है, तो इसका लेंगे क्या हम LCM, तो क्या आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 2 1 6 - 3, तो 3/2। ठीक है क्लास, तो आगे क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2। समझ आ रही है। बस आपने ये ख्याल रखना है कि जो है हमारी ओल्ड वैल्यू क्या है ये हमारी 3 है, कोएफिशिएंट जो है वो सेम ही रहता है, इसके सामने वाला की कॉलम वाला 2। ठीक है, उसके बाद क्या करना है जो हम ओल्ड वैल्यू ले रहे हैं उसी की रो नीचे वाला उसका रो एलिमेंट भी देख लेंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे की एलिमेंट। अब नेक्स्ट की देखते हैं, नेक्स्ट की कैसे नज़र आ रहा है। हाँ, नेक्स्ट की क्या है ओल्ड वैल्यू 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है 2, सेम ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय इसी के नीचे रखें वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 4। तो
तो 0 को डिवाइड बाय 4 करेंगे और 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस 0 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो इधर क्या लिख देंगे 1। ठीक है क्लास। इसी तरह ही हम अगले की कर लेंगे। आगे वाला क्या है हमारे पास, एलिमेंट क्या, ओल्ड वैल्यू क्या है 0 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ की रो क्या है 1 डिवाइडेड बाय एलिमेंट क्या है कि एलिमेंट 4। तो 0 माइनस 2/4, 2 1 0 माइनस 1/2 तो क्या आ जाएगा -1/2। तो इधर लिख देंगे -1/2। ठीक है क्लास। इसी तरह इसकी ओल्ड वैल्यू क्या है हमारे पास, ओल्ड वैल्यू क्या है 60 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है 2, कोएफिशिएंट ऑफ की रो क्या है 96 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8 और 2 86 48 तो क्या आ जाएगा 12। तो इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे 12। ठीक है क्लास। ये हमारी वैल्यू लिखने का जो है वो तरीक़ेकार है। अब हमने क्या फ़ाइंड करना है, हमने ZJ फाइंड करना है। तो ZJ कैसे मैंने बताया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो करके देखते हैं ZJ 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 40 40 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 40। इसी तरह ये 0 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 4 10 ज़ार 40 ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 10 3 ज़ार 30 तो 0 प्लस 30 इक्वल टू होता है 30। ये 30 इधर लिख दिया। अब ये 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 0 0, 1 0 ज़ार 0 0 40 के साथ मल्टीप्लाई कर 0, इसलिए इसको सॉल्व नहीं किया। आगे क्या है, कहता है -1/2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 40, ये 1/4 मल्टीप्लाई बाय 40, इसको इससे देन सेंटर में क्या प्लस की ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 10 ज़ार 40 10 और ये हो जाएगा 10। तो इधर क्या आ जाएगा 10। ठीक है क्लास। अब क्या करना है, हमने वही सेम स्टेप करते जाना है, CJ माइनस ZJ फाइंड करना है। 40 माइनस 40 0, 35 माइनस 35 0 माइनस 0 0 और 0 माइनस 10। ठीक है क्लास। तो ये हमारा क्या हो गया है, हमारा CJ माइनस ZJ फाइंड हो गया है। अब देखें कि मैंने आपको बताया था कि CJ माइनस ZJ की वैल्यू क्या हो, जब तक लेस देन इज इक्वल टू 0 नहीं आ जाती, सभी की सभी हमने क्या करते जाना है, आगे स्टेप करते जाना है। ठीक है। अब देखिए CJ माइनस ZJ, ये 0 है, ये 0 है, ये -10 है, ठीक है समझ आ गई है, पर ये 5 है। ठीक है। जब तक सारी वैल्यू क्या नहीं हो जाती हमारे पास, तब तक सारी वैल्यूज़ हमें क्या नहीं मिल जाती, लेस देन इज इक्वल टू 0 नहीं मिल जाती, हम क्या करते रहेंगे, नेक्स्ट टेबल बनाते रहेंगे। ठीक है। तो चलें जी, अब फिर नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। नेक्स्ट टेबल भी सेम वैसे ही बनेगा, पर देखें सबसे पहले हमने क्या फ़ाइंड करना है, हमने की कॉलम फाइंड करना है, की रो फाइंड करनी है और की एलिमेंट फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि की कॉलम कैसे फाइंड होगा, की कॉलम CJ माइनस ZJ में देखनी है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी पॉजिटिव वो क्या होगी, की कॉलम हो जाएगी। यानी कि ये वाला हमारा क्या बन जाएगा, की कॉलम बन जाएगा। ठीक है क्लास। की कॉलम बन गया। अब की रो हमें फाइंड करनी है। की रो फाइंड करने के लिए क्या हमें चाहिए होती है, रेशो, और रेशो को निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है हमारे पास, सॉल्यूशन ओवर की कॉलम, सॉल्यूशन ओवर की कॉलम। ये सॉल्यूशन है, ये की कॉलम है, ये सॉल्यूशन है, ये की कॉलम है, इन दोनों को क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। तो करें जी, सॉल्यूशन क्या है 12 ओवर की कॉलम क्या है 3/2, डिवाइड के नीचे डिवाइड जो होता है वो ऊपर चला जाता है, तो क्या आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 2 3, 12 2 ज़ार 24, 3 3 8 ज़ार 25। तो रेशो क्या आ जाएगी हमारे पास इसकी 8। ठीक है। अब फिर इसी तरह 24 को क्या करना है, सॉल्यूशन क्या है 24 और डिवाइड करना है 3/4। तो डिवाइड के ऊपर डिवाइड जो होता है वो ऊपर चला जाता है, 24/3
इसको कर लेते 3 8 ज़ार और 8 4 ज़ार कितना होता है, सॉरी 24/3/4, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 और 3, और ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमारा सॉल्यूशन, और 32 3 8 ज़ार और 8 32, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 32, सही है। अब मैंने क्या कहा था, रेशो फाइंड हो गया, रेशो फाइंड हो गया, तो मैंने क्या कहा था, सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू जो सबसे क्या हो, छोटी हो लेकिन क्या हो, पॉजिटिव हो, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, की रो हो जाएगी। ये छोटी है और क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, की रो। और की कॉलम क्या होता है, जहाँ पे ये दोनों चीज़ें आके मिलती हैं, मतलब की रो और कॉलम मिलती है, वो हमारा क्या हो जाएगा, की एलिमेंट हो जाएगा। तो की एलिमेंट क्या है, 3/2, ठीक है। रो हमारी ये है, कॉलम हमारा ये है। अब हमने क्या फाइंड करना था, लिविंग वेरिएबल और इंटरिंग वेरिएबल, ठीक है क्लास। तो लिविंग क्या है हमारा, मैंने आपको लास्ट में बताया था, क्या होता है हमारा, कॉलम हमारा इंटर होता है और रो हमारी क्या होती है, लीव होती है। तो देखिए, कॉलम हमारा इंटर होगा और रो हमारी क्या होगी, लीव होगी। अच्छा, रो इसमें क्या है, देखें रो क्या है हमारी, S1, रो हमारी क्या है, S1 लीव होगी, और इंटर क्या होगा हमारा, X2। मतलब क्या है कि S1 जाएगा और X2 उसकी जगह आएगा, ठीक है क्लास। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब नया टेबल ड्रा करते हैं, यहाँ हो जाए बस, मेरी कोशिश यही थी कि एक पेज पे तीनों हो जाएं। तो ये थर्ड टेबल है, जब तक वैल्यू नहीं आएगी लेस देन इज इक्वल टू 0 हम बनाते जाएंगे। अच्छा जी, तो क्या करना है हमने, CJ, ठीक है, और बेसिक वेरिएबल। अब बेसिक वेरिएबल क्या है हमारे पास, हमने क्या कहा है, S2 उड़ जाएगा, उसकी जगह क्या आएगा, X2 आएगा, ठीक है। तो इधर क्या S1 सॉरी उड़ जाएगा, उसकी जगह क्या आएगा, X2 आएगा, X2, और ये X1 वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है क्लास। अब बेसिक वेरिएबल क्या है, X1 X2 S1 S2, ठीक है। और साथ ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन, और साथ क्या है हमारी रेशो, सही है क्लास। अब इसके जो है वो वैसे ही वैसे 40 35 0 0। अब देखें X2 का कोएफिशिएंट क्या है, 35, तो ये इधर लिख लेंगे, और दूसरे क्या है X1 का 40, ये इधर लिख लेंगे। ये हमारी क्या हो जाती है, CBI, ठीक है, CBI हो जाती है। तो अब क्या करना है, हमने इनके जो है वेरिएबल्स लिखने हैं। अब क्या करने हैं, इसके वेरिएबल्स हमने लिखने हैं, X2 और X1 के। अब देखें मैंने क्या कहा था, जो इंटरिंग वेरिएबल होगा, जो मतलब जो हमारे पास क्या होगा, इंटर होगा, उसकी वैल्यू निकालनी क्या है, बहुत आसान है। तो क्या करेंगे हम, पूरी की पूरी रो को किससे डिवाइड कर देंगे, 3/2 से, ठीक है। पूरी की पूरी रो को किससे डिवाइड कर देंगे, 3/2 से, क्योंकि 3/2 हमारा क्या है, की एलिमेंट है। तो मैंने कहा था कि जो नया इंटरिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम क्या करते हैं, ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। ओल्ड वैल्यू हमारे पास क्या है, ये सारी ओल्ड वैल्यू है, ठीक है। इसको डिवाइड बाय कर देंगे की एलिमेंट से। तो 0 को डिवाइड बाय 3/2 करें तो क्या आता है हमारे पास, 0 ही आता है, ठीक है। 3/2 को डिवाइड बाय 3/2 करें तो क्या आएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 को डिवाइड बाय 3/2 करें तो क्या आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 आ जाएगा, 2/3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, -1/2 को डिवाइड करना है किस पे, 3/2 पे। तो क्या आ जाएगा, देखें ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -2/2, और इसकी डिवाइड बाय 3 तो क्या आ जाएगा, -1/3, ठीक है। समझ आ रही है, डिवाइड के नीचे जो डिवाइड होता है वो क्या होता है, ऊपर चला जाता है। तो मैंने क्या किया है, -1/2 को डिवाइड किया है किस पे, 3/2 पे,
ठीक है। तो ये डिवाइड के नीचे डिवाइड है, ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो -2/2 हो जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा। तो ये 1 हो गया, तो क्या है -1/3। ठीक है, इतनी सी तो आप लोगों को यार आती होगी मैथ। अच्छा, अब x1 की वैल्यू भी निकालनी है। x1 की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हमने एक फार्मूला लगाना है। वो फार्मूला क्या होता है, ओल्ड वैल्यू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम। की कॉलम याद रखना है आपने, कोएफिशिएंट ऑफ की रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। ठीक है क्लास। तो लो जी, अब हम इसका निकालते हैं, इसकी वैल्यूज़। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अच्छा, इधर ओल्ड वैल्यू क्या थी हमारी, हमने किसकी वैल्यू लिखनी x1 की, तो x1 को देखना है। ओल्ड वैल्यू क्या थी हमारी 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ क्या देखना है कि कॉलम क्या है 3/2 और रो क्या है 0। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ की रो क्या है 0 है, डिवाइडेड बाय 3/4। तो ये माइनस क्या हो जाएगा 0/3/4। तो ये जो भी 0 से डिवाइड हुआ तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई पहले की 1। ठीक है, अब फिर वही फार्मूला, ओल्ड वैल्यू क्या है, ओल्ड वैल्यू हमारे पास 3/4 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है 3/2। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ की रो क्या है 0 डिवाइडेड बाय 3/4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 3/4 और ये क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो ये -3 -4 -3/4 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब थर्ड की क्या लेनी है, थर्ड की देखें। अब क्या है हमारे पास, ओल्ड वैल्यू क्या है 0 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है 3/2। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है 3/2। गलती हो रही है यहाँ पे आपको, आप गौर नहीं कर रहे। 3/2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है, हमारे पास की कॉलम क्या है 1/3/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/4 0 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 4/12/2/3। तो ये 4 ऊपर चला गया ना, 4 3 12 हो जाएगा और 2 हो जाएगा 2 6/3 2 0 माइनस 2, तो ये क्या -2। इससे पहले कि गलत वैल्यू उधर इंसर्ट हो, मैं आप लोगों को गलती बता देता हूँ। मैंने क्या बताया था कि जो वैल्यू हम ले रहे हैं उसके सामने वाला जो होता है वो इसका क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम होता है। अगर ये वैल्यू होती तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम ये होना था। ठीक है, अगर ये वैल्यू होती इसका कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम ये है। तो अब हम शुरू से करते हैं जी x1 की वैल्यू। देखें x1 की वैल्यू क्या है पुरानी, x1 की वैल्यू क्या है 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम इसका क्या है 3/4। ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या है 0 डिवाइडेड बाय 3/4। ठीक है, तो ये 3/4 से कट के 1 - 0 क्या आएगा 1, ये ठीक होगी हमारी। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है वैल्यू 3/4 ओल्ड वैल्यू थी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम ये है इसका, क्योंकि इसके सामने ये है 3/4। अगर ये होती तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम ये होता, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम यही है मल्टीप्लाई बाय। ये पॉइंट बहुत ही बारीक है, ये याद रखना है आपने कि जिसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हो उसके सामने वाला इसका कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम होता है। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय की कोएफिशिएंट ऑफ की रो क्या है 3/2 डिवाइडेड बाय 3/4, क्योंकि की एलिमेंट सेम है। की एलिमेंट क्या है 3/2, सॉरी 3/2 3/2 से कट गया 3/4 माइनस 3/4, ये प्लस का माइनस से कट गया 0। ये भी वैल्यू हमारी ठीक है। अब थर्ड पे आते हैं जी। थर्ड क्या है ओल्ड वैल्यू क्या है 0 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है 3/4 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ की रो 1 डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है, 0 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 3/4, ये 2 ऊपर जाए क्या हो जाएगा 6/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सॉरी 0 माइनस 3/4, ये ऊपर आगे 2 हो जाएगा।
ये ऊपर आके 2 हो जाएगा, इसकी डिवाइड बाय 3 रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन हमसे ख़राब हो रही है। 0 - 3/4 क्रॉस 1 3/2, 0 - 3/4 डिवाइड बाई 3/2, ठीक है। तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, तो ये 3 3 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये दोबारा नहीं कर रहे हैं हम किसी अलग जगह पे।